हेलो एवरीवन, दिस इज़ रिपुदमन सिंह राठौड़ एनआईटी त्रिची से। तो हाँ, इंजीनियर होते हुए मैं इस फील्ड में सोशल साइंस स्पेशली पढ़ाने में कैसे आया, उसके बारे में हम लोग करेंगे बात बाद में। बट उससे पहले हम लोग आते हैं जो हमारा पहला वीडियो होगा, क्योंकि मैंने कहा था आप लोग को कि हिस्ट्री नोट्स जल्दी आने वाले हैं। वो हिस्ट्री नोट्स 2 चैप्टर्स के रेडी हो चुके हैं, बट पहले मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार वीडियो जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा चैप्टर बट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड से। सो चैप्टर 3 है आप लोग की जो नई हिस्ट्री बुक्स है उसमें। और ग्लोबल वर्ल्ड जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग को बात करनी होगी कि कैसे आज जो हम लोग वर्ल्ड देखते हैं, जो कि एक हम लोग बात करते हैं कि वर्ल्ड श्रिंक हो चुका है या फिर द वर्ल्ड इज श्रिंकिंग, बॉर्डरलेस वर्ल्ड हो चुका है। तो किस तरह से ये पूरा प्रोसेस हुआ, और सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में स्टार्ट करेंगे कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। एक बार आप लोग को ये जरूर पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में आप लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो एक इमेज बनाने में इजी रहता है कि इस चैप्टर में क्या-क्या चीज़ें हमने पढ़ ली है और क्या-क्या चीज़ें कवर हो चुकी है। सो हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन का क्या मीनिंग है। और बहुत बार जब हम लोग ग्लोबलाइजेशन पढ़ रहे होते हैं तो हम लोग को लगता है कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो एक रीसेंट वर्ड है, कैसे कंट्रीज जो है एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है या फिर इंटर लिंक्ड है। बट देन दिस ग्लोबलाइजेशन हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री जो कि स्टार्ट होगी आप लोग की इवन प्री क्रिश्चियन एरा, मतलब कि जो क्रिश्चियन एरा हम लोग बात करते हैं सीई, जिसको हम लोग कई बार एडी भी बोलते हैं। पहले हम लोग बोलते थे एडी, एनो डोमिना इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, बट अब हम लोग बात करने लगे हैं सीई, कॉमन एरा या फिर क्रिश्चियन एरा। तो उससे भी पहले से जो हमारा सिल्क रूट है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सिल्क रूट से क्या क्या गया, आज जो हम लोग हमारे घरों में बहुत सारे फूड आइटम्स खा रहे हैं, जैसे आलू, जैसे कि आपके चिली, टमाटो, या फिर इनफैक्ट पास्ता, वो सब किस तरह से ओरिजिनेट हुआ वो हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद इसी चैप्टर में हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे कि किस तरह से यूरोपियंस ने, बाय यूरोपियंस वी मीन चाहे फ्रेंच हो, चाहे डच हो, चाहे स्पेनिश, चाहे इंग्लिश, इन लोगों ने कैसे पूरे के पूरे अमेरिका को कैप्चर किया। और उसके बाद यही सिलसिला आगे बढ़ते हुए यहाँ तक कि आपका जो एशिया है और अफ्रीका है उसको भी जो यूरोपियंस है वो कॉन्कर कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो आपकी ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन है, जो कि आपको इकोनॉमिक्स में भी काम आने वाली है, वो है कि इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द वर्ल्ड विच इन्वॉल्व्स क्रॉस बॉर्डर फ्लो। क्रॉस बॉर्डर जब हम लोग बात करते हैं तो बॉर्डर का मतलब हो गया इंटरनेशनल बॉर्डर्स। सो क्रॉस बॉर्डर फ्लो ऑफ कैपिटल, कैपिटल का मतलब है मनी। ये आपको बहुत कॉमनली यूज्ड वर्ड रहता है और काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो कैपिटल इज मनी। देन कल्चर, द वे वी लिव, द वे वी इंटरेक्ट विद अदर्स, वो हमारा कल्चर। उसके बाद आइडियाज़, जैसे आप लोग देखते हैं कि जो हमारा ओला है वो ऊबर का जो आइडिया था वहाँ से लिया गया है। तो किस तरह से ग्लोबलाइजेशन में आइडियाज़ एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। देन देयर इज़ टेक्नोलॉजी, जो अगेन एक फैक्टर होता है ग्लोबलाइजेशन इनेबल करने में। और लास्ट में पीपल, बिकॉज वी सी जैसे इंडियंस है आज ऑलमोस्ट 150 प्लस कंट्रीज में ट्रैवल कर चुके हैं। सो ये जो पूरा प्रोसेस है ऑफ इंटरलिंकिंग, इंटीग्रेशन एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ वन कंट्री विद अनदर, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। अब हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं फ्रॉम द एंशियंट पास्ट ग्लोबलाइजेशन के, जिसमें सबसे पहला है बुद्धिज्म। आप देख सकते हैं कि ओरिजिन तो हुआ था बुद्धिज्म का इंडिया में, जिसको आज हम लोग कई बार बोलते हैं कि नेपाल भी हो सकता है, क्योंकि वो उस टाइम पे बॉर्डर्स थी नहीं। सो ओरिजिन हम लोग मानते हैं कि इंडिया से ओरिजिन, और आज के टाइम पे बुद्धिज्म जो है वो ऑलमोस्ट हर कॉन्टिनेंट पर आपको मिलेगा। और अगर आपको याद हो, अगर आप रिलेट कर सकें, तो श्रीलंका जो कि हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर 1 ऑफ आर पॉलिटिकल साइंस, क्या नाम है चैप्टर का, पावर शेयरिंग, उसमें भी आप लोग देखते हैं कि श्रीलंका इज अ बुद्धिस्ट कंट्री। ठीक है। उसके अलावा और क्या एग्जांपल्स हैं हमारे, ये हमारा पहला जो पेज है, अगर आप बुक लेके बैठे हैं तो जो पहला पेज है उसमें ये एग्जांपल्स दे रखे हैं। अगला है कौड़ी, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में कौड़ी, इंग्लिश में लोग हम लोग इसको कौड़ीज या कौरीज बोलते हैं। सो आप लोगों ने सुना होगा कि दो कौड़ी का होना या फिर ऐसा कुछ। तो कौड़ी जो वर्ड है अल्टीमेटली वो क्या है, करेंसी की तरह यूज किया जाता था सी शेल्स को। सी शेल्स जो हैं दे वर यूज्ड एज करेंसी, और वही रीजन है कि जो हम लोग बात कर रहे हैं कि कौड़ी जो है इट वाज अ करेंसी। और ये करेंसी जो है सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ये
ऐसा माना जाता है कि मालदीव से लेकर चाइना से लेकर ईस्ट अफ्रीका तक मूव होती थी। और ये क्या शो कर रहा है आप लोग को, ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर इंडिकेशन दे रहा है दैट जो हम लोग इंटरलिंकेजेस हैं वो आज के नहीं है, वो काफ़ी पुराने हैं। यहाँ तक कि जो डिजीजेज हैं वो भी ट्रैवल करें। अगर आज लेटेस्ट ही अगर हम लोग बात करें तो कोविड कोविड वॉज एन एग्जाम्पल विच ट्रैवल्ड फ्रॉम एक कंट्री टू अनदर कंट्री। तो सेम चीज़ हमेशा से होती आई है। उसके बाद एक और एग्जाम्पल जो हमारे पास है वो मार्को पोलो का। तो मार्को पोलो जो है, जिसके बारे में हम लोग प्रिंट कल्चर में काफ़ी पढ़ेंगे, वो भी मार्को पोलो की एक बुक है, बुक ऑफ मार्वल्स, जो आपके इसी चैप्टर के एक इमेज में है। तो इमेज सीरीज जो होगी, अगर आप लोग को चाहिए तो प्लीज़ आप एक बार कमेंट कर देना, तो हम लोग एक वीडियो बनाएंगे पूरा का पूरा इमेज सीरीज का। जितनी भी इमेजेस हैं उनका क्या मीनिंग होता है, उनको काफ़ी सिंपल फॉर्म में हम लोग उनको लिखेंगे। सो नॉट वेस्टिंग एनी टाइम, वील स्टार्ट विद सबसे पहला जो हमारा पार्ट है वो है सिल्क रूट लिंक्स द वर्ल्ड। तो सबसे पहला जो आपका एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से वो है कि सिल्क रूट क्या था, व्हाट वाज सिल्क रूट, या फिर डिफाइन सिल्क रूट, या फिर राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सिल्क रूट। जो भी हो, ये अल्टीमेटली आप लोग को ये देखना है कि आपको सिल्क रूट के बारे में आइडिया होना चाहिए और इसको किस तरह से आप अच्छे से डिफाइन करेंगे वो आपको पता होना चाहिए। सो अगर आप डेफिनेशन लिखेंगे तो आप लिखने वाले हैं सिल्क रूट, ब्रैकेट में एस इसलिए लगाया बिकॉज इट वॉज नॉट वन रूट, इट वॉज कनेक्टेड नेटवर्क। और ये सिर्फ लैंड पर ही नहीं, जैसा बहुत लोगों को लगता है, ये सी या फिर वाटर पर भी था। जो आज के टाइम पे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, वो भी सेम इसी चीज पर काम कर रहा है। सो सिल्क रूट वॉज अ प्री मॉडर्न, जिसको हम लोग एंशियंट बोलते हैं, नेटवर्क ऑफ ट्रेड रूट्स विच कनेक्टेड ईस्ट मतलब चाइना एंड एशिया, एंड वेस्ट विच वॉज यूरोप एंड नॉर्थ अफ्रीका। एंड इट वॉज नॉट ओनली यूज फॉर ट्रेड बट ऑल्सो हेल्प इन लिंकिंग कल्चर्स। तो ये आप बता सकते हैं। अब आप लोग अगर थोड़ा सा और डिटेल पे बताना चाहें तो एक बहुत ही अच्छा सा आप डायग्राम के थ्रू भी ये चीज शो कर सकते हैं कि कौन से आइटम्स इस जो हमारा सिल्क रूट है उस पर ट्रेड किया जाता था। तो जो चीजें गई है आपकी ईस्ट से वेस्ट, वो थी चाइनीज पॉटरी, टेक्सटाइल, स्पाइसेस एंड अदर वैल्यूएबल आइटम्स, जो कि इंडिया से भी जाते थे टुवर्ड्स द ईस्ट। और व्हाट यूज्ड टू कम बैक टू इंडिया और चाइना और द अदर ईस्टर्न कंट्रीज, दैट वाज गोल्ड एंड सिल्वर। यहाँ तक कि ऐसा भी कहा जाता है कि जब मुगल्स का रूल था इंडिया में, तो ऐसा बोला जाता है कि द एंटायर वर्ल्ड्स गोल्ड अल्टीमेटली एंड्स अप इन द मुगल इंडिया। तो ये लेवल था इस टाइम के ट्रेड का, एंड दैट इज वाई हम लोग बोलते हैं कि सोने की चिड़िया। सोने की चिड़िया बोलने का रीजन क्या था, दैट ऑल द गोल्ड यूज्ड टू एंड अप इन इंडिया। सो एक क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू आपका बन सकता है यहाँ से कि सिल्क रूट जो था वो किस पर्पज से यूज हुआ है। तो आप लोगों ने जो ट्रेड होता है वो तो देख ही लिया, बट इसके साथ में इवन क्रिश्चियन मिशनरीज they use this route, the Muslim preachers they use this route, the Buddhist monks। सबसे पहले यहाँ पे एक नंबर इसलिए लिखा है बिकॉज सबसे पहले बुद्धिस्ट मंक्स का हम लोग एग्जांपल देते हैं, सबसे पहले इन्होंने ट्रैवल किया इस पे। उसके बाद था आपका क्रिश्चियन मिशनरीज एंड देन इट वाज मुस्लिम प्रीचर्स। इसके अलावा एक्सप्लोरर्स ने भी इसे काफी यूज किया है। जब हम लोग एक्सप्लोरर्स की बात करते हैं तो मार्को पोलो वाज एन एक्सप्लोरर, देन देयर आर सो मेनी, इब्न बतूता। उसके बाद आपके पास हो गया जो हमारे चाइनीज जो काफ़ी एक्सप्लोरर्स थे जो इंडिया के बुद्धिज्म लेकर वापस जाते हैं, फाहीन, ह्वानसांग, ये सारे। तो ये सारे लोग यूज़ करते हैं, बस प्लीज़ याद रखें टूरिस्ट नहीं थे वो लोग, दे वर नॉट टूरिस्ट। तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से याद करें। तो ये था हमारा पहला पार्ट 1.1, जो कि सिंपल बस बात करता है व्हाट वाज सिल्क रूट एंड व्हाट वाज इट यूज्ड फॉर। जो हमारा पार्ट 1.2 है दैट टॉक्स अबाउट हाउ फूड ट्रेवल्स, हाउ फूड वाज टेकन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो उसके लिए हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं, एक है स्पेगेटी और एक पोटैटो, और उसके अलावा काफी सारे एग्जांपल्स हैं। और प्लीज आप याद रखें, इसमें जब हम लोग बात करते हैं तो स्टोरी ऑफ कॉमन ओरिजिन्स एंड न्यू इंट्रोडक्शंस, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो कि एक ही जगह से ओरिजिनेट हुई है, और उसके बाद ऐसी बहुत सारी चीजें जो एक जगह से दूसरी जगह पे इंट्रोड्यूस की गई है। तो सबसे मेन चीज ये याद रखने की है कि इट इज बिलीव्ड दैट, है ना, बिलीव्ड को मैंने आपको बोल्ड में क्यों लिख के दिया है, बिकॉज हम लोग के पास कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है ना, कि ऐसा ही हुआ था। बट हिस्ट्री, जैसे हम लोगों को चीजें पता चल रही है, नाउ वी आर मेकिंग स्टोरीज अप विद दिस।
करेक्ट। तो अगर हम लोग कितनी बार ऐसा सोचते हैं कि अगर मान लीजिए कि आप अगर चाहे आज और फ्यूचर में लोगों को कंफ्यूज करना चाहे, तो आप चाहे तो कुछ ऐसी चीजें जमीन में गड्ढे में डाल के एक साथ छोड़ जाइए जिससे आगे वाला कभी समझ ही ना पाए कि हो क्या रहा था। फॉर एग्जाम्पल आप हो सकता है कि एक लैपटॉप लें और लैपटॉप के साथ में कीबोर्ड डाल के और एक अलग से माउस डाल के, और हो सकता है कि आप उसके अंदर चेयर भी डाल दें और इसको गड्ढे से बंद कर दें। लोग समझ ही नहीं पाएंगे फ्यूचर में कि ये क्या हो रहा था, ये सब चीजें वहां पे क्यों है। ठीक है। सो इसीलिए क्योंकि कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है, बिकॉज हिस्ट्री में फ्यूचर में क्या हुआ वो आपको मतलब पास्ट में क्या हुआ वो आपको पता नहीं है, तो इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं इट इज बिलीव्ड। सो इट इज बिलीव्ड दैट नूडल्स, ठीक है, सबको पसंद है नूडल्स, फ्रॉम चाइना वेंट टू इटली एंड बिकेम स्पेगेटी। ठीक है। इसके अलावा एक और एग्जांपल है कि जो अरब ट्रेडर्स थे, ऐसा माना जाता है दैट दे टुक पास्ता टू द 5th सेंचुरी सिसिली। और आप सिसिली कहां पे पढ़ेंगे? सिसिली आप लोग पढ़ते हैं, अगर आपको याद हो तो, इटली के यूनिफिकेशन में। करेक्ट। हम लोग क्यों कह रहे हैं कि ये जो चीजें हैं ये बिलीव्ड है? बिकॉज नो कंक्रीट। जब हम लोग कंक्रीट की बात करते हैं तो इट इज नॉट ओनली पत्थर वत्थर गिट्टी वगैरह। कंक्रीट का मतलब है रियल। यहाँ पे कंक्रीट कैसे यूज किया गया है? रियल। तो आपको मेरे नोट्स में एक चीज कॉमन मिलेगी कि जो भी वर्ड ऐसा है जो मुझे लगता है कि आप लोग को आप लोग के लिए शायद हार्ड हो या फिर आपके वोकेबलरी में आज तक ना हो, तो उसको हम लोग एक ग्रीन लाइन से इधर उसका मीनिंग शो कर देंगे। सो नो कॉन्क्रीट एविडेंस has been found, but this guesswork suggests that long distance cultural contact तो थे। उसके बाद जो इंट्रोडक्शन वाली बात है उसमें हम लोग देखते हैं कि जो फूड जैसे कि पोटैटो हो गया, सोया हो गया, ग्राउंडनट्स, मेज, टमाटो, चिली, स्वीट पोटैटो, ये सारे के सारे जो हैं यूरोपियंस के द्वारा पूरे वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस किए गए। पूरे वर्ल्ड में का मतलब अपार्ट फ्रॉम अमेरिका, बिकॉज इनका ओरिजिन कहाँ था? अमेरिका में था। और ये सब चीजें यूरोप में कहाँ से पहुंची? जब कोलंबस जो है ही एक्सीडेंटली रीच्ड द अमेरिकाज। ठीक है। अब ये जो नई क्रॉप्स थी, ठीक है, इन्होंने ट्रांसफॉर्म कर दी लाइव्स। और कैसे? एक हमारे पास एक एग्जांपल है आयरिश पोटैटो फमीन का, कि कैसे द इंट्रोडक्शन ऑफ दीज न्यू क्रॉप्स मेड द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ। तो आयरिश पोटैटो फैमिन के बारे में भी काफी टाइम लिखने में आ जाता है, तो उसके बारे में आप एक बार थोड़ा सा पढ़ लीजिए। सो आयरिश पोटैटो फैमिन, फैमिन का मतलब पता होगा आपको कि भुखमरी जिसको बोलते हैं हम लोग। सो 1845 से लेके 1849 तक का ये बात है। पोटैटो जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था यूरोप में, द हम्बल पोटैटो एक कैलोरी रिच फूड है। हम्बल पोटैटो क्यों बोलते हैं? हम्बल इज स्टेइंग डाउन टू अर्थ। ठीक है, आप बहुत ही सिंपल रहो, आप घमंड ना करो। सो पोटैटो को हम लोग हम्बल पोटैटो क्यों बोलते हैं? बिकॉज पोटैटो जो है वो आपको कभी नखरे करते हुए नहीं दिखेगा। पोटैटो आपको हर जगह मिल जाएगा। आलू जो है हमारा, आप चाहे आलू गोभी बनाओ, आलू मटर बनाओ, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ों में आलू डाल सकते हो आप, जो कि लोग शायद हो सकता है बहुत लोगों को ऐसा लगे कि यार इसमें कैसे आलू डाल दिया, तो वहां पे भी लोग आलू का यूज करते हैं। तो इसीलिए हम लोग उसको बोल रहे हैं हम्बल पोटैटो। हम आलू में कोई घमंड नहीं है। आलू खाने वालों में घमंड हो सकता है, लेकिन आलू में कोई घमंड नहीं है। सो हम्बल पोटैटो एक कैलोरी रिच फूड है। मतलब कि अगर आप पर एकड़ की बात करते हो तो उसमें कैलोरीज ज्यादा होती है कंपेयर टू व्हीट या फिर ओट। और इसकी वजह से एक छोटे से लैंड से भी आप क्या कर सकते हैं? अपनी पूरी की पूरी फैमिली को फीड कर सकते हैं। जैसे ही पोटैटो जैसे ही इंट्रोड्यूस हुआ यूरोप में, वहाँ के जो गरीब थे वो काफी खुश हो गए। मतलब उनको था कि चलो अब कुछ तो है ऐसा जिससे कि हम लोग खा के सस्ते में उसको प्रोड्यूस भी कर पाएंगे और हम लोग उससे हमारा एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा और हम मरेंगे नहीं। सो पुअर बिकेम सो डिपेंडेंट ऑन इट कि जब पोटैटो ब्लाइट, ये आप लोग की बुक में नाम नहीं दिया है बट देन ये डिजीज था। सो पोटैटो ब्लाइट जो कि एक डिजीज होता है पोटैटो क्रॉप का, उसने जब मल्टीपल हार्वेस्ट ओवर दीज इयर्स 45 से 49, जब उसने ये काफी जो क्रॉप्स थी उनको जब खत्म कर दिया, सो मिलियंस ऑफ पीपल डाइड। हम लोग 1 2 हजार 5 हजार की बात नहीं कर रहे हैं, मिलियन पीपल डाइड ड्यू टू हंगर। और ऐसा माना जाता है कि उसके बाद 1 2 मिलियन जो लोग जो हैं वो तो माइग्रेट कर चुके थे, और आयरलैंड जो है उसकी पॉपुलेशन कभी भी वापस वो वाला लेवल जो था वो अचीव कर ही नहीं पाई। ब्रिटिशर्स का अगेन एक मेजर रोल था। जैसे कि इंडिया में 100 साल बाद इंडिया में जो 1943 में बंगाल फेमीन होगा, सेम वही चीज आयरलैंड में भी ब्रिटिशर्स ने की थी। इट वाज मिसमैनेजमेंट। ब्रिटिशर्स ने जो खाने का जो एक्सपोर्ट था वो नहीं रोका, एंड दैट लेड टू डेथ ऑफ सो मेनी पीपल।
ठीक है। तो ये आप लोग का एग्जाम्पल हो गया, आप लोग का पूरा किस तरह से फूड जो है वो कहाँ से बिलोंग करता था, उसका ओरिजिन क्या था, कैसे वो नई जगह पे इंट्रोड्यूस किया और किस तरह से उसने लाइफ चेंज करी, बट साथ में इट मेंट डेथ फॉर सो मेनी पीपल एज वेल। अब आता है हम लोगों का कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड। ये लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। तो जैसे बताया था ना, काफ़ी छोटा चैप्टर है बट देन इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज हर चैप्टर से क्वेश्चंस आने ही हैं, तो यहाँ से आप लोग को काफ़ी आइडिया रहेगा कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। सो कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड, तो ये हमारा जो एग्जाम्पल है ये पूरा का पूरा आपका सिल्क रूट का डायग्राम है। ठीक है। अगर आप चाहे नोट्स अगर आपको चाहिए तो मैं एक टेलीग्राम का ग्रुप बना दूंगा जिसमें आप लोग को पीडीएफ शेयर कर दूंगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, आई विल शेयर द लिंक एंड वहां से आप जो है इन पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। सो ये आपका है कि किस तरह से हमारे जो काफ़ी नए नए जो सी रूट्स हैं या फिर लैंड रूट्स हैं इनको फाइंड किया गया, इनको एक्सप्लोर किया गया बाय द यूरोपियंस। सो यही बेसिस था जो कि हमारा सिल्क रोड जो है वो भी इसी बेसिस पे था। तो स्टार्ट करते हैं। अर्लियर ट्रेड वाज फ्लरिशिंग इन इंडियन ओशियन, ये बात कर रहे हैं हम लोग ऑलमोस्ट हमारा जो प्री क्रिश्चियन एरा या फिर जो हमारा क्रिश्चियन एरा स्टार्ट होता है तब से। तो सबसे ज्यादा जो ट्रेड पाया जाता था वो था इंडियन ओशियन में। ठीक है, बिकॉज उस टाइम तक ये वाला जो रूट है ये एक्सप्लोर नहीं हुआ था और सारा का सारा ट्रेड जो है वो होता था अफ्रीका, एशिया और खासकर जो हमारा लैंड वाला जो पार्ट है ये। बिकॉज जितने भी पहले के जो हमारे ट्रैवलर्स हैं, एक्सप्लोरर्स हैं, दे ऑल केम थ्रू दिस लैंड रूट। सो गुड्स, पीपल, कल्चर, नॉलेज, कस्टम्स एक्सेट्रा, ये सब का सब जो है एक जगह से दूसरी जगह शेयर किया जाता था। फिर आता है आपका 15th सेंचुरी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटी है जो कि पोर्चुगीज और स्पेनिश जो स्पेनियर्ड्स थे उनके बीच में हुई थी। उसके बारे में हम लोग कभी बाद में चर्चा करेंगे ऐसे एक्स्ट्रा वीडियोस में। सो 15th सेंचुरी के बाद नए ट्रेड रूट्स एमर्ज होने लगे और वर्ल्ड उस टाइम पे करता है श्रिंक। सो ये यूरोपियन सेलर्स थे, इन्होंने एक तो क्रॉस किया आपका अटलांटिक ओशियन इन द वेस्ट, जो हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कोलंबस की, एंड दे फाउंड न्यू सी रूट्स टू एशिया। न्यू सी रूट्स अलग से क्यों मेंशन किया गया है, बिकॉज रूट्स तो इनके पास थे बट देन एक बहुत ही क्लासिक ये चीज है कि पहले यूरोपियंस जो थे दे यूज टू रिलाई ऑन अरब्स टू ट्रेड विद इंडिया, बट जब उन लोगों को कमीशन देनी होती थी, चीजें काफी महंगी होने लगी, सो दे वर लाइक कि क्यों ना हम लोग पूरा का पूरा अपना ही एक रास्ता ढूंढ लें। एंड इट विल बी आई डोंट नो कितने लोगों को ये चीज पता है, बट जो ये लोग बार बार आते थे एंड केप ऑफ गुड होप जो है अफ्रीका का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वहां पर आके ये लोग रुक जाते थे, या फिर उसके आगे इन लोगों को कभी भी समझ नहीं आया किधर जाना है। इट वॉज एक्चुअली एन इंडियन हु सेल्ड, हमारा जो कोलंबस है हमारा जो वास्को डिगामा है उसकी बोट टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है। सो इंडियन सब कॉन्टिनेंट हमेशा से इन फ्लोज के सेंटर पे रहा है। अभी डिस्कवरी आप देखेंगे कि हमारा इन्वर्टेड कोट्स में ये डिस्कवरी वर्ड है, बिकॉज आप डिस्कवर किसी चीज को करते हो जो आपको नहीं पता होता है। अमेरिका यूज टू बी देयर ऑलवेज, अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है जो हमेशा से वहां पे था। ठीक है। सो बिफोर द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका, जो कि पहले कट ऑफ हो चुका था वर्ल्ड से, उसने एकदम से लाइव्स और ट्रेड को ट्रांसफॉर्म कर दिया। अभी क्वेश्चन आता है कैसे, हम लोग जनरली क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ही पढ़ते हैं। सो कैसे, इसके जो वास्ट लैंड थे, इसकी जो क्रॉप्स थी और इसके जो मिनरल्स थे, इन्होंने कंट्रीज को वेल्दियर बना दिया। ठीक है। एक हमारे पास एग्जांपल है फेबल्ड सिटी ऑफ एल डोराडो या फिर सिटी ऑफ गोल्ड, लिटरली इसका मीनिंग होता है द गिल्डेड सिटी। अब ये जो मिथ है एल डोराडो की, वो है कि ऐसा माना जाता है कि जो ओरिजिन है इसका वो कोलंबिया का एक पार्ट है जहाँ पे एक लेक थी। वहां का जो ट्राइबल चीफ था उनका एक रिवाज था, एक रिचुअल था दैट दे हैव टू ऑफर गोल्ड डस्ट इन द लेक। अभी जो गोल्ड डस्ट जो है, क्योंकि वो पूरा खुद भी जो है गोल्ड डस्ट से भरा रहता है, वो जो गोल्ड डस्ट जो है चढ़ाता है ऐसा मान लीजिए लेक में, तो उसको देखकर यूरोपियंस जो है, स्पेनिश क्रॉनिकलर्स जो है, उन्होंने एक स्टोरी बना दी कि एक पूरा सिटी है जो कि पूरा गोल्ड से बना हुआ है और ये अपनी जगह जो है वो शिफ्ट करता रहता है, और ये कहाँ पर है, इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट। एक्चुअली ऐसा कोई सिटी था नहीं, ना कभी मिला और ना ही कोई प्रेजेंट था।
ऐसा माना जाता है कि ये सिर्फ एक स्टोरी थी क्रिएटेड बाय द यूरोपियंस, ताकि वो इंटीरियर्स ऑफ द साउथ अमेरिका को रेड कर सकें, क्योंकि अगर कोस्ट पे है तो क्यों ना सिर्फ कोस्ट पे जाए और वापस आ जाए। दे क्रिएटेड द स्टोरी कि ये शिफ्ट करता रहता है, ये कभी अंदर चला जाता है, तो उस वजह से यूरोपियंस जो है उनकी जो ग्रीड थी उससे उन्होंने ये स्टोरी बनाई। So this led to increased explorations and capturing of large areas of साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका जो है अगर आप देखेंगे तो लैटिन अमेरिका जिसको हम लोग बोलते हैं लैटिन कंट्रीज, तो वहां पे आज भी जो लैंग्वेज चलती है वो है या तो स्पेनिश या फिर पोर्चुगीज। ठीक है, हमारे इंडिया की साइड में इंग्लिश और उधर की साइड में स्पेनिश या फिर पोर्चुगीज। तो उसका रीजन यही है कि जो स्पेनियर्ड्स थे या फिर जो पोर्चुगीज थे, दे लेटर रीच टू द साउथ अमेरिका। अब एक हमारे पास एग्जांपल है रोल ऑफ डिजीज इन दिस कॉन्क्वेस्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम लोग जनरली जब किसी एरिया को कैप्चर करने की बात करते हैं तो हम लोग नहीं सोचते हैं कि डिजीज से कैसे आप किसी एरिया को कैप्चर करोगे। सॉरी, सो डिजीज का नाम आपके अगर एमसीक्यू वगैरह में आ जाए तो स्मॉल पॉक्स। एज अमेरिकाज वर कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो हमारे नेटिव्स थे, ठीक है, वो कभी भी, अब नेटिव्स कौन होते हैं, तो नेटिव्स होते हैं किसी भी जगह के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स। नेटिव्स होते हैं हमारे किसी भी जगह के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स। ठीक है, और जैसा मैंने आप लोग को बताया था कि जो हमारा कोई भी वर्ड मीनिंग होगा जो कि आपको शायद नहीं पता होगा, दैट विल बी इन अ ग्रीन डॉटेड सर्कल। ठीक है, सो कमिंग बैक टू आवर पॉइंट, जो नेटिव्स थे उनका कभी भी ऐसे डिजीज से कांटेक्ट नहीं हुआ था जो कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कॉमन थे। और इम्यूनिटी कैसे डेवलप होती है, जब आप कभी किसी डिजीज से एक बार आप उसके टच में आते हैं, जो वैक्सीन में जो होता है, आप कोई डिजीज जो है उसको डिजीज कॉजिंग माइक्रोब को आप किसी के बॉडी में डालते हो, वो वीक वायरस होता है, तो इसीलिए आपका जो डिजीज कॉजिंग जो माइक्रोब्स है वो उतने ज्यादा एक्टिव नहीं होते हैं कि वो आपको डिजीज कर सके, बट वो हमारे इम्यून सेल्स को हेल्प करते हैं कि हम किस तरह से उससे फ्यूचर में फाइट करेंगे। ये बहुत ही प्यारा सा वीडियो है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो अगर आप लोग का इंटरेस्ट है तो प्लीज आप मुझे बताना, मैं इसका भी एक जो लिंक है वो शेयर कर दूंगा। सो एक इनमें से एक डिजीज था स्मॉल पॉक्स, जो कि एक वायरल डिजीज है, वायरस से होता है, स्मॉल पॉक्स वायरस से। एंड वाज कैरीड बाय वन ऑफ द स्पेनिश एक्सप्लोरर, शायद उसको हो चुका होगा उस टाइम पे, एंड ही वेंट देयर। एंड स्मॉल पॉक्स वायरस जो है इट ट्रेवल्ड फास्टर देन एनी पर्सन कुड, और इसने जितने भी ट्राइबल्स थे, वायरस ने जितने भी ट्राइबल्स थे वहां पहुंचा। जैसे स्मॉल पॉक्स में आपको पता है कि कुछ दाने हो जाते हैं जहां पे, जिसके अंदर पस भर जाता है, और वो एक कम्युनिकेबल डिजीज है, तो अगर आप किसी और के कांटेक्ट में आते हैं तो वो फैलता है, और अगर आप उसका इलाज ना करें तो यू कैन डाई एज वेल। तो ये हुआ, ट्राइबल्स डेफिनेटली उन लोगों को आइडिया नहीं होगा कि ये क्या है या फिर कैसे हो रहा है, सरप्राइज हुए होंगे, शॉक हुए होंगे, जो पेन है जो इचिंग है उससे परेशान हो गए होंगे, एंड दिस डिजीज स्प्रेड। और क्योंकि एक्सप्लोरर्स जो थे वो खुद इम्यून थे टू द डिजीजेस, तो वो तो सरवाइव कर जाते हैं, बट जो आगे जहां पर भी, ऐसा बोला जाता है कि जहां पर भी स्पेनिश एक्सप्लोरर्स पहुंच रहे थे उन्हें सिर्फ डेड बॉडीज मिलती थी। सो दे रियलाइज्ड कि हम लोग कहीं भी जाके अब इस एरिया को कैप्चर कर सकते हैं, और इसी तरह से डिजीज स्मॉल पॉक्स हेल्प यूरोपियंस टू कॉन्कर द अमेरिका। अब एक क्वेश्चन है कि हाउ डज कॉन्करिंग अ कंट्री विद डिजीज डिफरेंट देन विद वेपन्स। तो होता क्या है कि जैसे वेपन्स है, आपके गन्स हैं या फिर कोई भी वेपन है, आप उनको खरीद या बेच सकते हो और आप यूज कर सकते हो अगेंस्ट द इन्वेडर्स। मान लो कि आपके ऊपर कोई अटैक कर रहा है, अगर आपने उसको मार दिया, आप उसकी गन लेकर उसी पे अटैक कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि इन्वेडर्स जो थे, इन्वेडर्स मतलब कौन होता है, जो कि किसी दूसरी कंट्री में बाय फोर्स विदाउट देयर परमिशन एंटर कर जाता है। सो जो इन्वेडर्स थे दे वर इम्यून टू द डिजीज, सो दे वर अनअफेक्टेड, और इसकी वजह से जो ट्राइबल्स हैं, जो अमेजोनियंस या फिर जो हमारे साउथ अमेरिकन नेटिव्स थे, दे वर किल्ड ड्यू टू दिस, एंड जो अमेरिका जो यूरोपियंस थे वो लोग आराम से इसको सरवाइव करके पूरे इस पे कैप्चर कर लेते हैं। एक और एग्जांपल जो हम लोग का इसी बुक में है कि अमेरिका को किस तरह से यूरोपियंस ने इनहैबिट किया। तो यूरोप जो आज हम लोग देखते हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करता है कि हम लोग बाकी वेल्दी कंट्रीज हैं या फिर हम काफी डेवलप्ड हैं, सो यूरोप के साथ भी वही प्रॉब्लम्स, वही हंगर, वही पॉवर्टी, वही अनएम्प्लॉयमेंट और वही डेडली डिजीजेस का सफर था बाय टिल 19th सेंचुरी। तो कॉलोनाइजेशन के बाद इन लोगों ने इतना पैसा लूटा एंड दे डेवलप्ड।
सो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स काफी कॉमन थी, और डिसेंटर्स, डिसेंटर्स कौन होते हैं, जो कि किसी एस्टैब्लिश बिलीफ के अगेंस्ट बात करते हैं। दे वर परसिक्यूटेड, परसिक्यूट करने का मतलब है व्हेन समवन इज इल ट्रीटेड ऑन द बेसिस ऑफ इल ट्रीटमेंट, किस वजह से, ऑन द बेसिस ऑफ जनरली या तो आप देखते हैं कि एथनिसिटी या फिर जेंडर या फिर सेक्सुअल ओरिएंटेशन। तो ये चीज है आपका परसिक्यूट करना, तो जो इल ट्रीटमेंट है, और जनरली इल ट्रीटमेंट की वजह से लोग जो है दे चूज कि क्यों ना हम लोग ये देश छोड़ के भाग जाएं। जो एक बहुत ही सैड जो चीज हमारे साथ हो रही है हमारे नेबरिंग कंट्री में, बांग्लादेश में किस तरह से हिंदूज को प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, उसके अलावा सेम चीज पाकिस्तान में भी हो चुकी है। सो दैट इज नोन एज परसिक्यूशन। फिर उसके बाद रोहिंग्यास के साथ हो रहा है म्यांमार में, तो ये काफी कॉमन है, जो कि परसिक्यूशन ज्यूज के साथ जो हुआ, ये आप लोग देखते हैं 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था हिटलर के बारे में। तो ज्यूज के साथ क्या किया गया था, रिलीजियस परसिक्यूशन। तो यूरोप स्ट्रगल्ड विद ऑल दिस, एंड इसी वजह से यूरोप के जो डिसेंटर्स थे दे यूज टू लीव। ये लोग ऐसा माना जाता है, कॉफिन शिप्स बोलते हैं हम लोग उनको, कॉफिन टाइप के जो पार्ट होते थे जो कि फ्लोट कर जाएंगे पानी पे, उन्हीं के ऊपर बैठ के दे यूज टू फ्ली यूरोप एंड सेव देमसेल्व्स। कहाँ पहुंचे ये लोग, ये पहुंचे अमेरिका, और वहां से इन लोगों ने अमेरिका को कॉलोनाइज करना स्टार्ट किया। सबसे पहले जो आप देखेंगे जो ईस्टर्न अमेरिका है उस पे, एंड जैसे जैसे इनकी पॉपुलेशन बढ़ने लगी यूरोपियंस की, दे स्टार्टेड शिफ्टिंग द नेटिव्स टू द वेस्ट। सो इसके बाद इन लोगों ने जब ये वहां पहुंचे और इन लोगों को समझ में आया कि अच्छा हम लोग यहाँ पे प्लांटेशन कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारी फर्टाइल सॉइल है, बहुत वास्ट लैंड्स है, तो यूरोपियंस ने स्टार्ट किया अफ्रीका से स्लेव्स को इंपोर्ट करना, जो कि कॉटन और शुगर प्लांटेशंस के ऊपर काम करेंगे। ये हम लोग देखते हैं लास्ट ईयर जो ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड था उसके ऊपर, और इससे यूरोप की तो वेल्थ बढ़ी, लेकिन बाकी जो पार्ट्स थे वो या तो अपनी पॉपुलेशन उनकी कम हो गई या फिर दे बिकेम वेरी वेरी पुअर। अब ये जो पूरा चैप्टर है हमारा, चैप्टर सिर्फ क्योंकि फर्स्ट पार्ट ही आता है इसमें, तो इसका इफेक्ट क्या हुआ ऑन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो हम लोग देखते हैं चाइना, इंडिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पे। तो चाइना और इंडिया दे वर वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड बिफोर दे वर कॉलोनाइज्ड। चाइना ने अपना एक डिसीजन लिया कि वी आर शटिंग डाउन आवर बॉर्डर्स सो दैट हम यूरोपियंस जो है उनको हमारे देश में एंटर ना करने दें, एंड चाइना ने ये किया भी, एंड चाइना बहुत टाइम तक इन सबसे दूर रहा। ओपियम ट्रेड वगैरह वो सब चीजें बाद में चालू हुई, बट देन चाइना वाज एबल टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम द यूरोपियंस। बट इंडिया जो फिर से काफी रिच कंट्री थी, इट वाज कॉलोनाइज्ड, अफ्रीका एज वेल वाज कॉलोनाइज्ड। तो ये जो हमारा चैप्टर है ये इतना ही है। अगर आप लोग को पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, और अगर हम लोग के पास 10 लाइक आते हैं तो मैं जल्दी लेकर आऊंगा आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, द प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, टिल देन ऑल द बेस्ट। ये आप वीडियो जो है आपको हेल्प करेंगे बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली आपके जितने भी बोर्ड के आंसर्स हैं उनको करने के लिए। सो थैंक यू।